हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 33 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 33 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्लुत स्वर होते हैं। जो प्लुत स्वर होते हैं उनका जब उच्चारण किया जाता है तो उसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्लुत स्वर जैसे देखेंगे ओम आप लोग लिखते होंगे तो ओम को लिखते समय आपका यहाँ पे प्लुत स्वर आता है, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जैसे कोई भी वाक्य है, राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी, तो जो पुत्री के शब्द के बाद यहाँ पे जो चिन्ह लगता है वह अल्प विराम होता है। इसका मतलब है कि जो समानाधिकरण शब्द हैं उनके मध्य में अल्प विराम लगता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अल्प विराम देखेंगे कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से जो बना रहता है चिन्ह वही अल्प विराम होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका लिखा जा रहा है शार्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जो लाघव चिन्ह की बात कर लिया जाए, चिन्ह भी पूछा जाता है तो लाघव चिन्ह कुछ इस तरह से रहता है। जैसे आपको मान लीजिए उत्तर प्रदेश लिखना है तो यहाँ पे ऊ लिख करके इस तरह से आप लोग प्र लिख देते हैं, यहाँ पे गोला बना देते हैं, तो ये इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। अर्धविराम, अर्धविराम आप लोग जानते हैं इस तरह से रहेगा, बाकी यहाँ पे इस तरह से रहेगा। इसको यहाँ पे अर्धविराम, सॉरी यहाँ पे अर्धविराम दिया गया है तो यह अर्धविराम का चिन्ह है। बाकी यहाँ पे जो विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह भी देख लीजिए। विवरण चिन्ह कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पे इस तरह से रहेगा और इस तरह से बना रहेगा, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। गलती देखेंगे कहाँ पे होती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अल्प विराम और अर्ध विराम को समझ नहीं पाते हैं और यहीं पे गलती करते हैं। बीएड में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इन दोनों चिन्ह को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हिमालय आ जाएगा, राम आ जाएगा और गंगा, तीन तो यहाँ पे आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन जो पहाड़ है, पहाड़ क्या है? पहाड़ आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो यह व्यक्तिवाचक तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है तो डी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा। इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कुसुम का विशेषण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया है कि कुसुम का विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुसुमित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुसुमित हो जाएगा। तो यहाँ पे कुसुमित दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में जो आना है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा आना खुशी की बात है। जो आना दिया गया है या आना तो क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया में जैसे देखेंगे खाना, जाना, रोना, सोना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो यहाँ पे अंशतः शब्द आ रहा है, अंशतः जो है यह परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा, परिमाणवाचक है। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न, परिमाणवाचक में बहुत सारे यहाँ पे शब्द आते हैं, जैसे थोड़ा पानी दे दीजिए, या कोई बोल दिया कुछ पानी दे दीजिए, तो इस तरह से आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
पुल्लिंग शब्द आपसे पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो विवाह है। यहाँ पे क्या है, विवाह शब्द पुल्लिंग है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि विवाह हो गया है, तो यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। एक वचन की बात किया गया है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया है, एक वचन। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ वर्ड हैं, जैसे दर्शन हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, मतलब बहुवचन शब्द हैं। और इसी तरीके से घरों दिया गया है तो यह भी बहुवचन होगा, लताओं दिया गया है यह भी बहुवचन होगा। तो एक वचन सिर्फ आपका सी वाला हो जाएगा। यहाँ पे नदी, जो नदी शब्द दिया गया है यह एक वचन यहाँ पे शब्द है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो यहाँ पे वाक्य का काल बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आसन्न भूतकाल का वाक्य है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भाववाच्य का मतलब होता है कि यहाँ पे भाव के अनुसार क्रिया लगी रहेगी। कर्तवाच्य का मतलब कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य का मतलब कर्म के अनुसार क्रिया लगी रहेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। यहाँ पे एक कर्ता का मतलब होता है जो करने वाला हो काम, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया डी वाले में, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना। अनाड़ी का जो तत्सम रूप होता है वह अनार्य होता है, और देख लेंगे अनार्य दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, हिंदी भाषा में जो विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग हैं उसको आगत उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें औता लगा है। औता प्रत्यय का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि लास्ट में लगा होता है, और यहाँ पे जो समझौता है इसमें औता प्रत्यय है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमावस्या का विलोम शब्द है। यह तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अमावस्या का जो विलोम शब्द है वह पूर्णिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कृष्ण पक्ष का जो विलोम शब्द होता है वह शुक्ल पक्ष होता है, इसको आप याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पर दिया गया है आपको प्रज्ञा दिया गया, प्रज्ञा का तो विलोम होता है अविवेक होता है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अतिवृष्टि का विलोम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सूखा पड़ रहा हो, अनावृष्टि हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वह अनावृष्टि होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी और भी यहाँ पे हैं, जैसे आर्द्र दिया गया है, और आर्द्र का यहाँ पे शुष्क हो जाएगा। आर्द्र का मतलब क्या होता है, नमी होता है, तो नमी का क्या होगा, शुष्क हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे रेगिस्तान दिया गया है, रेगिस्तान का जो विलोम शब्द होता है वह उपजाऊ होता है, उपजाऊ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया बाढ़, बाढ़ का सूखा हो जाएगा। यहाँ पे बाढ़ का मतलब होता है कि पूरा पानी पानी रहता है बाढ़ में, और सूखा का मतलब पानी नहीं रहता वहाँ पे, तो सूखा इसका विलोम हो जाएगा। अगला देखते हैं कि अनी शब्द का सही पर्यायवाची होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अनी शब्द का सही पर्यायवाची पूछ लिया गया, सेना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न कि केला का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कदली। कई बार आप लोग सुने होंगे कि कदली का फल है, तो वही केला है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसका यहाँ पे और भी पर्यायवाची हैं केला के, जैसे रंभा याद रखिएगा, रंभा केला का पर्यायवाची है, और इसी को भानु फल भी बोलते हैं। जो केला होता है उसको भानु फल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरूढ़ का मतलब होता है ना कि जो प्रातःकालीन सूर्य होता है, या सिंदूर से लिया जाता है अरूढ़ का यहाँ पे अर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। बहुत सारे छात्र हैं यहीं पे गलती करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अभिज्ञ दिया गया। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है कि ना जानकार। बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे गलती करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अभिज्ञ का जो मतलब होता है वह जानकार होता है, और जो अनभिज्ञ दिया गया इसका मतलब होता है ना जानकार। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसको बोला जाता है अतीन्द्रिय। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अतीन्द्रिय हो जाएगा, और यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो, तो उसके लिए एक शब्द बहुत सिंपल है, आस्तिक हो जाएगा। आस्तिक दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगर मान लीजिए कोई ईश्वर में विश्वास नहीं रख रहा है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, नास्तिक हो जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। महाशय जो शब्द है इसमें कौन सी स्वर संधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाधन आशय होगा। महाधन आशय लास्ट में आ है, उसके पहले भी आ है, आ से आ मिल रहा है, तो यहाँ पे होगा आपका दीर्घ स्वर संधि। यहाँ तो पहले ही दे दिया है स्वर संधि है, तो स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि होगी, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पहला पद इसमें आपको अव्यय मिल गया, सीधा आप लोग अव्यय भाव समास को ट्रिक कर देंगे, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे प्रतिदिन मिल जाए या यथा समय मिल जाए या आजन्म मिल जाए, सब में आपका अव्यय भाव समास ही है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अपना हस्ताक्षर लगा दो इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें। यह गलत दिया गया है, तो इसको शुद्ध करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दो। यहाँ पे लगा दो नहीं होता, क्या रहना चाहिए, कर दो। अपना हस्ताक्षर कर दो, यहाँ पे कर रहना चाहिए, लगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से अस्थाई भाव। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दामिनी दमक रहन घन माही खलकय प्रीति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो यहाँ पे पंक्ति दी गई है, पंक्ति को यहाँ पे उसकी मात्रा को काउंट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चौपाई। 16 मात्राएं आएंगी, काउंट करेंगे हर चरण में 16 मात्रा आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, चौपाई, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अनुप्रास अलंकार क्या है, तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं कि एक ही जो वर्ड रहता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 30वां प्रश्न है, 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है किस वर्ष संपन्न हुआ था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2018, ए वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे दिया गया 31 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान चंगा तो कटौती में आँख खालिस्तान लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें, तो यहाँ पे हो जाएगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहाँ पे मन और गंगा फिलअप होगा, बाकी आगे भी 2 प्रश्न है उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे यूपी वेड एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर 250 प्लस नंबर रहेंगे तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। आप चाहेंगे तो गवर्नमेंट मिल जाएंगे, आप चाहेंगे तो प्राइवेट मिल जाएंगे, और आप चाहेंगे तो आपके ज़िले में कॉलेज मिल जाएंगे अगर 250 प्लस नंबर आ जा रहे हैं। तो यूपी वेड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जीके है, जीके में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न आएगा, 50 में देखेंगे कम से कम 30-35 प्रश्न तो प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न आएगा, 50 में आप लोग देखेंगे कम से कम 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहेगा, अंक बदलेगा, बाकी 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी लगभग आपका यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न रिपीट होता है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, साइंस वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, वेड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।
और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। 30 रुपये पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। और आगे की जो नेक्स्ट 2 प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कृतघ्न होना, और कृतघ्न होना दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस पत्तल में खाना हो उसी पत्तल में छेद करना। अगला देखेंगे प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, उन्होंने जो रीतकाल है उसी को श्रृंगार काल कहे थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। तो आपको कमेंट करना है कि इन 33 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। बाकी जो भी छात्र यहाँ पे यूपी एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं, इस नंबर पर तुरंत मैसेज कर लीजिए व्हाट्सअप में। सिर्फ 30 रुपये का मिलेगा। तो यहाँ पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।